जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रिजवान में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। तो कल हमने क्या कर लिया था? हम अपना चैप्टर कर रहे हैं कौन सा? परसेंटेज। और परसेंटेज में हमने लगभग कितने क्वेश्चन? हमने लगभग 32 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। 33 क्वेश्चन तक किसी मेरे भाई को, किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 32 हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 33। अब आप देखो, कल मैंने आपको इस टाइप के 6 से 7 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए थे। आप में से कौन है जो इस क्वेश्चन को करने की हिम्मत रखता है? क्या है कोई जो आप इस क्वेश्चन को कर पाओ? चलो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 35% देन इट्स सेल वाज इंक्रीज्ड बाय x%। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17% इन द रिसीप्ट ऑफ द रेवेन्यू देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। x का मान क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी? हिंदी में दिया है जब एक वस्तु कीमत कितना बढ़ती है? 35% कम होती है, 35% कम हो जाती है तो इसकी बिक्री यानी सेल्स x% बढ़ जाती है। भाई किसी वस्तु कीमत अगर कम होगी तो उसकी सेल्स तो बढ़ जाएगी। यदि राजस्व प्राप्ति में, रेवेन्यू में 17% की इंक्रीज होती है तो x की वैल्यू क्या होगी? कल मैंने आप लोगों को इसका एक कंसेप्ट बताया था, क्या कि प्राइस गुणा, वहां पे बताया था आपको कंजम्पशन, यहां पे होगा क्या? सेल्स। बात एक ही है, सेल्स बोल लो या फिर कंजम्पशन बोल लो, बात एक ही है। इस आगे आएगा क्या? रिवेन्यू। रिवेन्यू यानी कीमत गुणा, हिंदी में लिखूंगा तो कीमत गुणा बिक्री। कीमत गुणा बिक्री बराबर क्या होता है आपका? रिवेन्यू का हिंदी में मतलब होता है क्या? राजस्व। यही मतलब होता है हिंदी में, मतलब होता है इसका क्या? राजस्व। आई बात समझ में? तो हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है प्राइस और रिवेन्यू। हमें क्या निकालना है? सेल्स। तो जब भी हमें बिक्री चाहिए, सेल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हमें चाहिए सर सेल्स, तो हम क्या करेंगे? राजस्व को यानी रिवेन्यू को, रिवेन्यू के रेशियो को किससे डिवाइड करेंगे सर? प्राइस के रेशियो से। किससे? प्राइस के रेशियो से। क्लियर हुई बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चलूं? देखो अब तो ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि सेल्स बराबर, सेल्स निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिवेन्यू के रेशियो को, यानी रिवेन्यू पहले अगर आपका 100 था, 17 कम हो कितना हो गया आपका? 83। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद आपका प्राइस है, प्राइस की कीमत कितनी कम होगी? 35%। 35% प्राइस की कीमत पहले अगर 100 थी, मैंने आपको बताया था अगर 35% कम होती है तो अपने आप का 35% कम होगी, कितना बचेगी अपने आप का? 65। कितना? 65। तो रिवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? सेल्स का रेशियो। सेल्स का रेशियो डिवाइड करेंगे, 100 से ये 100 गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा? यानी पहले आपकी सेल्स, पहले आपकी सेल्स अगर 65 थी, अब कितनी हो गई है? 83। ये हुआ। तो हमें बताना एक्स का मान, यानी x% की वृद्धि हुई है। पहले आपकी सेल 65 थी, यानी 65 कोई आइटम बिकता था, अब कितना बिक रहा है? 83। कितना एक्स्ट्रा? कितना एक्स्ट्रा बिक रहा है भाई? 13 में से 5 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 18। 18 एक्स्ट्रा बिक रहा है। किस पे? 65 पे। किस पे? 65 पे। तो 100 पे कितना होगा? बताओ आप कैलकुलेट करके, आप कैलकुलेट करके बताओ। नहीं, यहां पे हमने थोड़ी गलती कर दी कि इसमें इंक्रीज था। क्या था? इसमें इंक्रीज था, यानी 17% की वृद्धि थी, तो यहां 83 की जगह क्या कर लेंगे? 80 से 117। कितना? 117। देखो 100 से 100 कट गया तो सेल्स आपकी क्या आ गई अब?
65 इधर आ जाएगा और 117 उधर ही रहेगा, तो कितना आ गया, डिवाइड करेंगे तो 13 पंजे 65, 13 का नंबर 117, यानी पहले आपकी सेल्स अगर 5 थी, अब आपकी सेल्स कितनी है 9, कितना अधिक 4 अधिक किस पे 5 पे, तो 100 पे कितना, क्या मैंने आपको 4/5 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी, 4/5 कितना होता है, 4/5 होता है सर 80%, कितना 80%, क्लियर है, कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। तो जब भी आपको इन ऐसे क्वेश्चन में आपको दो चीजें गिवन होगी, दो चीजें गिवन होगी, प्राइस दे देगा, एक्सपेंडिचर दे देगा तो कंजम्पशन पूछ लेगा, प्राइस दे देगा, कंजम्पशन दे देगा तो एक्सपेंडिचर पूछ लेगा, तो आपको हमेशा दो चीजें इसमें गिवन होगी, तीसरी चीज आपको निकालनी होगी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि के दौरान एक गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में 27% की वृद्धि होती है। इसी अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा, वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। इन ए विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय 40%, खाद्यान्न के उत्पादन में कितने की वृद्धि हुई, 40% की। एंड द पर कैपिटा प्रोडक्शन यानी प्रति व्यक्ति की फूड में इंक्रीज हुई कितने से 27% ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड, एक निश्चित अवधि के दौरान। द परसेंटेज बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी सेम अवधि में गांव की पॉपुलेशन में कितने की वृद्धि हुई। ये भी सेम क्वेश्चन है लेकिन फर्क है किसका, समझने का। देखो प्रोडक्शन हमारा होता है क्या, प्रोडक्शन बराबर किसके होता है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन बराबर किसके होता है, यानी जो आदमी काम करेंगे पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में क्या आएगा, पर कैपिटा यानी पर पर्सन जो काम करेंगे, पर पर्सन ये होगा। हमें क्या दिया है, हमें प्रोडक्शन दिया है और हमें क्या दिया है, पर पर्सन, तो हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन। तो अगर हमें पॉपुलेशन निकालना है, पॉपुलेशन को पीओपी लिख देता हूं, पॉपुलेशन निकालना है तो प्रोडक्शन के रेशियो को किससे भाग दे दूंगा, पर पर्सन से, पर पर्सन के रेशियो से भाग दे दूंगा। क्लियर है बात, क्लियर है दोस्तों। अब देखो प्रोडक्शन का रेशियो क्या है, एक निश्चित अवधि के दौरान एक गांव के उत्पादन में यानी प्रोडक्शन में कितने की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई। यानी पहले प्रोडक्शन अगर 100 था, पहले प्रोडक्शन अगर 100 था, अब कितना हो गया 40 की इंक्रीज हो, कितना हो गया 140। उसके बाद प्रति व्यक्ति आया यानी पर कैपिटा प्रोडक्शन में कितने की 27% की वृद्धि होती है, कितने की 27% की वृद्धि होती है। यानी पहले अगर 100 था, 27 की वृद्धि कितना हो गया 127, ये हो गया भाई 127। तो हमें निकालना है पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन, इसके भाग दे देंगे इससे, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, ये 127 इधर आ गया और ये 140 इधर रह जाएगा, तो 127 से पॉपुलेशन आपकी 140 हो गई। पहले पॉपुलेशन आपकी 127 थी, अब पॉपुलेशन बढ़े कितनी होगी आपकी 140, कितने का इंक्रीज 13 का इंक्रीज, कितने पे 127 पे, तो 100 पे कितना होगा, किस पे 100 पे। कैलकुलेट करो, आपका आंसर पूछा है हमसे नियरेस्ट में, यानी आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1300 को आप 27 से भाग दो, 1300 को भाग देना आपको किससे 27 से। अगर मैं 27 से डिवाइड करूं, अगर मैं 27 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 27 81, 27 चौका 108 होता है आपका। अच्छा 127 है, 127 है, 127 से 127 चलती है, कितना बचेगा आपका 3, पीछे 0 30। तो मैं क्या करूंगा, एक 0 लेके क्या कर लूंगा, ये 300 बन गया आपका, 300 बन गया। तो 127 कितना होता है, ये आपका बन गया कितना 1300, 1300 को 127 से भाग देना है मुझे, तो क्या होगा 127 से 127 कितना बचेगा 3 0, यहां पे 1 है, ये है यहां पे। अब मुझे चाहिए क्या, मैं यहां पे 0 लेके 1 0 ले लेता हूं,
क्लियर है? 127 कितना होता है पॉइंट लगा के, यानी आपका आंसर नियरेस्ट में कितना होगा 10%। कितना? 10% आपका आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि 127 गुणा 10 कितना होता है 1270। 1270 होता है, मैं सीधा सीधा भी कैलकुलेट कर सकता था कि 127 गुणा 10 कितना होता है 1270। कितना बचा 30 कम, यानी 10 पॉइंट कुछ कुछ आंसर आएगा, यानी 10 के नियरेस्ट होगा, तो 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे चलूं। अब आगे आपके क्वेश्चन है किस पे बेस्ड? मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर ये मेंसुरेशन परसेंटेज में कहां से आ गई? मेंसुरेशन परसेंटेज में कहां से आ गई? इसके क्वेश्चन परसेंटेज में ही पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो आप क्या करोगे, आपको मेंसुरेशन की यानी क्षेत्रमिति की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। कैसे? जो भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको उसी के आधार पे आपको नॉलेज देता रहूंगा। जैसे कि इसमें दिया है इन ए ट्राइंगल, यानी त्रिभुज में, इन ए ट्राइंगल हाइट, त्रिभुज की हाइट में इज इंक्रीज्ड बाय 37.5%। त्रिभुज की हाइट में 37.5% की वृद्धि हुई, एंड द बेस इज इंक्रीज, और आधार में 45.45% की क्या हुआ इंक्रीज हुआ। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने परसेंटेज यानी प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्लियर है? अब देखो ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल होता क्या है? ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब यानी त्रिभुज। त्रिभुज ऐसा होता है, हमें चाहिए ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है सर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस का क्या मतलब है? बेस इंटू हाइट। बेस का क्या मतलब होता है? बेस होता है यानी आधार, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होगा। अब मुझे क्या करना है, एरिया मेरा किस चीज पे डिपेंड करता है आप मुझे ये बताओ। ये होती है कांस्टेंट वैल्यू, ये होती है आपकी क्या कांस्टेंट वैल्यू। तो बार बार मैं इसे नहीं लिखूंगा, क्योंकि दो रेशियो में लिखूंगा तो ये कट जाएगा, इधर भी लिखूंगा इधर भी लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, इसलिए इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका एरिया डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता है? आपका एरिया डिपेंड करता है किस पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेस इंटू हाइट के। बेस इंटू हाइट के। ये बात क्लियर आई? समझ में आई ये बात? समझ में आ गई बात? हमें क्या दिया है? हमें दिया है हाइट भी दी है, और हमें क्या दिया है? बेस भी दिया है। यानी अगर मैं बेस की हाइट में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे एरिया में चेंज आ जाएगा, मेरे एरिया में चेंज आ जाएगा। चलो इसे मिटा दूं। देखो देखो भाई, अब मुझे दिया है क्या? बेस क्या दिया है मुझे? यहां पे लिखूंगा बेस, यहां पे लिख लूंगा हाइट, और यहां पे लिख लूंगा एरिया। एरिया, यदि मैं बेस की हाइट में मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? एरिया। क्लियर है? मुझे हाइट दी है कितनी? 37.5% का इंक्रीज दिया है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे सर 3/8। 3/8 हमें दिया है, हाइट में वृद्धि हुई है। पहले हाइट अगर 8 थी, 8 का 37.5% बढ़ा कितना? 3, यानी पहले हाइट 8 थी, अब बढ़े कितनी हो गई? 11। हाइट यहां पे लिखी है तो 8 से होगी कितना आपका? 11। क्लियर? उसके बाद दिया है कि आधार में यानी बेस में कितने की वृद्धि? 45.45%, ये दिया है। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? मैंने आपको एक चीज बताई थी जब 1/11 और 1/9 बताया था उसकी फ्रैक्शन, कि यदि 9 का मल्टीपल यहां दिखाई दे डबल में तो क्या होगा? वहां पे 1/11 वाली बनेगी, 1/11 वाली बनेगी। 1/11 क्या होता है? 1/11 होता है आपका 9.09 पॉइंटों में। 9.09 कितना गुना है? 5 गुना। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5/11। 5/11 इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? यानी पहले अगर बेस 11 था, 11 का 45.45% बढ़ाऊं कितना? 5, तो कितना हो जाएगा? 16। यानी पहले अगर आपका बेस 11 था तो आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए एरिया। तो जब भी यहां प्रोडक्ट का चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, तो राइट से लेफ्ट में काट सकता हूं, जो कट सकती है वैल्यू। 8 से 16 कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो क्या बचा? आपका एरिया पहले 1 था, अब आपका एरिया कितना हो गया? 2, यानी 1 से 2 हो गया। कितने की वृद्धि? आप बोलोगे सर 1 की। 1 पे कोई भी वृद्धि होती है तो क्या होता है? 100% होता है। यानी आपका आंसर कितना बढ़ गया?
आपका एरिया 100% बढ़ जाएगा। कितना दोस्तों? आपका एरिया 100% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राइंगल का है। आप मुझे करके बताओ, बताओ भाई। आज बैकग्राउंड सही है ना? आज मैंने दूसरा बैकग्राउंड बनवाया है आपके लिए। आज आपको उम्मीद करता हूं आज ये बैकग्राउंड आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्लियर है? देखो हमें क्या दिया है, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है। इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत यानी 2 स्थानों तक दाएं बढ़ाया जाना चाहिए ताकि एरिया में 60% की वृद्धि हो? किसमें? एरिया में। ये सेम कंसेप्ट चल रहा है आपको, जो प्राइस गुना कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर था, ये भी सेम कंसेप्ट है कि ट्राइंगल का एरिया किस पे डिपेंड करता है। आपको बताया मैंने, बेस इंटू हाइट पे। किस पे? बेस इंटू हाइट पे। हमें क्या क्या चीजें गिवन है? हमें एरिया दिया है और हमें क्या दिया है? आधार दिया है, यानी बेस दिया है। यदि मुझे हाइट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? यदि मुझे हाइट चाहिए तो मैं एरिया के रेशियो को बेस से भाग दे दूंगा, बेस के रेशियो से। क्लियर है? अब देखो एरिया का रेशियो क्या है? एरिया का रेशियो क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि होती है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी 3/5, 3/5। 5 का 60% होता है 3, यानी पहले एरिया अगर 5 था तो अब कितना हो गया? अब एरिया हो गया आपका 8। कितना? अब एरिया हो गया आपका 8। उसके बाद दिया है, उसके बाद चाहिए मुझे बेस। बेस में क्या हुआ? बेस में 40% की वृद्धि हुई। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी पहले अगर बेस 5 था, 5 का 40% 2 बढ़ा कितना हो गया? 7। पहले अगर आपका बेस 5 था, 2 बढ़े कितना हो गया? 7। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सर हाइट। मैंने आपको बताया जब मुझे हाइट चाहिए तो एरिया के रेशियो को बेस के रेशियो से भाग दे दो। ये एरिया का रेशियो है, बेस के रेशियो से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। हो गया डिवाइड। क्या चाहिए मुझे? हाइट। हाइट यानी h। 5 से 5 डिवाइड हुआ, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर जो भी बचा है, इधर 7 आ गया, यहां 1 बचा तो 8 में होगी तो कितना आ गया? 8। क्लियर है? पहले आपकी हाइट अगर 7 थी, अब आपकी हाइट 8 हो गई। कितने का इंक्रीज हुआ? आप बोलोगे सर 1 का। कितने पे? 7 पे। तो 100 पे कितना? 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू या तो आपकी 14 से ही 2/7% होती है, या फिर क्या कह सकते हैं? 14.28% कह सकते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? 14.28 बोल लो या 14.29 बोल लो, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता एक डिजिट से, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक आपसे पूछा है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ? नेक्स्ट चलूं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन स्क्वायर बेस। यदि वर्ग के विकर्ण में 45% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में क्या चेंजेज होंगे? इसके क्षेत्रफल में क्या चेंजेज होंगे? कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? देखो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर यानी वर्ग। स्क्वायर हिंदी में से बोलते हैं हम क्या? वर्ग, ये बोलते हैं। स्क्वायर बेसिकली ऐसे बनता है, यानी जिसकी चारों साइड सेम हो। यदि ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? उसके बाद हमें बोला है यदि उसके विकर्ण में यानी डायगोनल में, विकर्ण क्या होता है? यदि मैं इस भुजा को यहां मिला दूं तो ये डायगोनल होगा, या फिर मैं यहां से यहां मिला दूं तो ये दोनों डायगोनल होते हैं। स्क्वायर हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, तो इसका विकर्ण क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी √2a आ जाता है। इसका कितना आ जाता है? यानी आपका विकर्ण कितना होता है? आपका विकर्ण बेसिकली होता है कितना? √2a। कितना? √2a। तो डायगोनल यानी डी किस पे डिपेंड करता है? √2 तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, √2 का मान तो चेंज नहीं होता है। तो डायगोनल आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका? ए के, यानी भुजा के। यानी आपका एरिया भुजा पे डिपेंड करेगा।
जो आपकी भुजा होगी, यदि आपको डायगोनल दिया हुआ है तो आप सीधा भुजा को ले लें। क्लियर है, ये बात समझ में आई? तो मुझे चाहिए इसके एरिया में कमी बताएं। विकर्ण में दी है आपको कितनी कमी? 45% की। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5 नम 45 और नीचे आएगा कितना? 20। यदि पहले साइड 20 थी, अब 9 कम होगी, कितना होगी? 11। यानी पहले अगर साइड या ए बोल लो, अगर 20 थी, 9 कम होगी, कितना होगी? 11 होगी। हमें चाहिए क्या? एरिया। तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर। किसका? साइड का स्क्वायर। यानी 20 का स्क्वायर कितना? 400। 11 का कितना होगा? 121। 121 कितने की कमी हुई? एरिया पहले 400 था, अब 121 हुआ, कितना कम हो गया? 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7 और 3 बचा, 3 में से 1 गया 2। कितने कमी? 279 की। कितने पे? 400 पे। तो 100 पे कितना? 100% पे कितना? तो ये आपका एरिया में चेंज आ जाएगा। किस में? एरिया में चेंज आएगा। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा नीचे? 4 बचा। 4 6 24, 24 3 बचा 27 में, 3 और 9 39 हो गया। 4 नम 36, फिर कितना बचा? 3, 4 7 28 और 4 पंजे 20। यानी 69.75% की आपके एरिया में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है? भाई आपको मेंसुरेशन के थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया? वर्ग आ गया। आपको वर्ग की नॉलेज होनी जरूरी है कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की बेसिक फॉर्मेलिटी या बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं। तो आपको इनके ट्राइंगल के, वर्ग के और घनाभ के इनके फॉर्मूले याद होना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है किस पे? घनाभ पे। किस पे? घनाभ पे। अब घनाभ क्या होता है? मैं आपको घनाभ का डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखवा देता हूं। तो वॉल्यूम होता है घनाभ का, किसका? घनाभ का। घनाभ का वॉल्यूम होता है क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। लंबाई को यानी लेंथ, बी को ब्रेथ, एच को हाइट। तो इसका आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यही होगा भाई, ये हो जाएगा। अब हमसे क्या क्या चीजें सवाल में दिया है और क्या क्या हमें पूछा है। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से कितना? 20%, 25% बढ़ जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई 30% कम हो जाती है। तो घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होनी चाहिए? क्या होगी आपके हिसाब से? हमें दिया है, यानी वॉल्यूम हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के। तो यहां पे लिखे क्या? लेंथ, यहां पे लिख लेंगे ब्रेथ और यहां पे लिख लेंगे हाइट। तो क्या आ जाएगा आपका? वॉल्यूम। जब आप इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रेशियो लिखेंगे? लंबाई में कितने की वृद्धि? 20% की। 20% का मतलब होता है कितना? 1/5। यानी पहले अगर आपकी लेंथ 5 थी, ये वाली आपकी इनिशियल वैल्यू होती है। आप इस पे ध्यान दिया करो। 5 का 20% 1 होता है। 1 बढ़ के कितनी होगी आपकी लंबाई? 6। यानी पहले अगर आपकी लंबाई 5 थी, 1 बढ़ के आपकी कितनी होगी? 6। क्लियर है? उसके बाद आपकी चौड़ाई 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। यानी पहले अगर आपकी क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई अगर पहले 4 थी, 4 का 25% कितना होता है? 1। 1 बढ़े कितनी हो गई? 5 हो गई। आया समझ? उसके बाद आपकी हाइट में 30% की कमी होती है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 3/10। यानी पहले अगर आपकी हाइट 10 थी, 10 का 30% कम हुई, यानी 3 कम हुई, कितना? 7। पहले अगर आपकी हाइट 10 थी, 3 कम हो गई, कितना हो गई? 7। ये हो गया। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये पहली लंबाई चौड़ाई, पहली लंबाई ये थी, पहली चौड़ाई ये थी, तीसरी हाइट ये थी पहली, उसके बाद ये थी, घटने बढ़ने के बाद ये होगी। तो क्या हो गया? जब भी यहां मल्टीप्लाई का चिन्ह हो तो आप राइट से लेफ्ट काट सकते हैं। काट लोगे। यहां 4 है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 कर लोगे। यहां पे क्या आ गया? 2 धाई 20। यानी पहले अगर आपका वॉल्यूम 20 था, कितना? 20 था, अब कितना हो गया? 7 तिये 21। यानी अब वॉल्यूम हो गया आपका कितना? 21। 20 से कितना हो गया बेटा? 20 से हो गया कितना आपका? 21। कितना बढ़ गया? पहले 20 था, अब 21 हो गया, तो बढ़ गया आपका कितना? 1। किस पे? 20 पे।
तो 100 पे कितना, यानी 100% पे आपका कितना कैलकुलेट करोगे। 1/20 होता है आपका कितना 5%, यानी 5% क्या हुई। आप मुझे बताओ 5% की कमी हुई कि वृद्धि हुई, बताओ भाई। 5% की आपको कमी हुई है कि वृद्धि हुई है। आप बोलोगे सर 20 से 21 हुआ है यानी बढ़ा है, तो बढ़ा है तो यानी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, तो यानी 5%, यानी ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये आपको बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, और इन क्वेश्चन में कोई ज्यादा कठिनाई है भी नहीं समझने में, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है। घनाभ दिया है, घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। घनाभ दिया है तो क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा भाई, यही होगा। अब क्या दिया है, एक घनाभ में यदि लंबाई इतना बढ़ जाती है, कितना 63.63% बढ़ जाती है, और चौड़ाई 41 से ही 2/3% कम हो जाती है, तो ऊंचाई कितने प्रतिशत बदली जानी चाहिए ताकि आयतन कांस्टेंट रहे, यानी स्थिर रहे। यदि मेरा आयतन कांस्टेंट रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। यदि वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम रहता है तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई का जो रेशियो होगा हाइट के रेशियो का उल्टा होगा। मैं इस सवाल को आपको कई तरीके से बता सकता हूं। लंबाई गुणा चौड़ाई का जो रेशियो आएगा हाइट के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई का जो भी रेशियो होगा हाइट के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी उसके विपरीत होगा। क्लियर है। चलू अब देखो क्वेश्चन में मैं आपको ऐसी फ्रैक्शंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाने लगी है, ताकि लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो। तो 63.63 कितना होता है, 63.63% कितना होता है। आप बोलोगे सर मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि 9 का मल्टीप्लाई मिले, 9 का मल्टीपल मिले तो क्या होगा, यानी 1/11 तो होगा ही होगा, और 1/11 होता है आपका 9.09, तो 9.09 का कितना गुना दिख रहा है आपको, 7 नम 63, 7 गुना, तो ये आपको हो जाएगा 7/11। कितना, 7/11। यानी पहले अगर आपकी लेंथ 11 थी, अब बढ़ के कितनी होगी है, अब बढ़ के होगी 11 और 7 18। यहां पे लिखो, पहले अगर आपकी लेंथ 11 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 18। नीचे लिख लेता हूं, ऐसे नीचे लिख लूंगा, क्योंकि मुझे लंबाई गुणा चौड़ाई लिखनी है, लंबाई ये होगी। अब देखो चौड़ाई कितनी दी है, 41 से ही 2/3%, कितना 41 से ही 2/3%। ये तो आप इसे सोल्व कर लो। कैसे करोगे, आप इसे डिवाइड उसमें टुकड़ों में तोड़ लो। कैसे कि 35% प्लस 6 से ही 2/3%। हालांकि मैंने आपको लिखवाई थी, डायरेक्ट याद होना जरूरी है। 35% क्या होती है, 7/20। कितना, अरे मिट जा, 35% होती है आपका 7/20, और 6 से ही 2/3% कितना लिखवाया था, 1/15। कितना, 1/15, ये लिखवाया था भाई। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम आ गया आपका 60। 20 × 60 यानी 7 × 21, और 15 × 4 = 60, यानी ऊपर आएगा 4, यानी कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 25/60। और इसे और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 = 25, और 5 से नीचे काटूंगा तो कितना, 12। यानी पहले अगर आपकी चौड़ाई 12 थी, क्या हुआ है, कम हुई, ज्यादा कम हुई है, तो 12 में से 5 घटे कितना हो गई, 7। पहले अगर आपकी चौड़ाई 12 थी, 5 कम हो कितनी हो गई, 7, ये होगी। अब इसका जो रेशियो है, लंबाई गुणा चौड़ाई का जो रेशियो है, हाइट के रेशियो का उल्टा होगा, हाइट के रेशियो का उल्टा होगा। यहां पे आ गया आपका लंबाई गुणा चौड़ाई का, यहां पे अगर मुझे हाइट का रेशियो चाहिए, तो अगर यहां पे ये वाला रेशियो है तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी 18 × 7 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 11 × 12, 11 × 12। यानी पहले अगर आपकी हाइट इतनी थी, अब आपकी हाइट कितनी होगी, इतनी। 18 × 7 थी, तो अब आपकी हाइट कितनी होगी, इतनी। यहां पे लिख लो कि पहले अगर आपकी हाइट 18 × 7 थी, यहां पे रेशियो ले लेंगे, अब होगी कितना, 11 × 12। अब आप इसका रेशियो ले सकते हो, कितना आ गया, 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 3 से थे 21। पहले आपकी हाइट 21 थी, अब कितनी होगी, 11 दूनी 22। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, आप बोलोगे सर वृद्धि हुई, यानी इंक्रीज हुआ। 21 से 22 हुई, कितने की वृद्धि, 1 की। कितने पे,
एक की वृद्धि है कितने पे, 21 पे, तो 100 पे कितना, कैलकुलेट करो। 21 चौक 84 यानी 4, ये आंसर नहीं होगा और ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। 21 चौक 84 होता है 100 में, कितना बचा 16, 84 और 16 100 होगा, 100 को डिवाइड कर रहा हूं तो, और 21 अटे 168 ज्यादा हो जाएगी, यानी 21 सटे कितना 147, यानी 4.7 समथिंग आपका आंसर होगा सी। आपको पूरा आंसर कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन है, करके बताओ। आपको मैंने स्क्वायर की प्रॉपर्टी को बता दिया है। बताओ भाई, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19% देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय, मैंने आपको बताया था कि आपके डायगोनल में कमी या वृद्धि या इंक्रीज बोल रहा है तो उसका मतलब है कि आपकी साइड में चेंजेज है, किसमें, साइड में, क्योंकि डायगोनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइड के, यानी भुजा के। क्लियर है भाई। हमें दिया है क्या, यदि वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी होती है, क्या दिया है, एरिया में चेंज, यानी पहले अगर आपका एरिया कितना था, एरिया अगर आपका 100 था, 19 कम हो गया, कितना हो गया 81, ये हो गया। हमें क्या चाहिए, साइड यानी भुजा, ए बोल लो या फिर एस बोल लो। मुझे बताओ एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ये दिए स्क्वायर है साइड का, तो मुझे चाहिए साइड, तो क्या कर लूंगा मैं, इसके स्क्वायर रूट कर लूंगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना 10, 81 का कितना होता है 9, यानी पहले अगर आपकी साइड 10 थी, अब आपकी साइड कितनी हो गई 9, कितना कम, एक कम, किस पे 10 पे, तो 100 पे कितना 1/10 होता है आपका कितना 10%, यानी 10% की आपकी साइड में यानी डायगोनल में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। आया समझ क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान था, बेहद आसान क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिलेंडर पे, किस पे, सिलेंडर पे। सिलेंडर यानी बेलन, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, बेलन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, तो आप कैसे भी कर लो, 22/7 तो क्वेश्चन में नहीं बदलने वाला। जो वैल्यू, जिस वैल्यू का मान नहीं बदलता है वो वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वो बार बार रेशियो में आने के बाद आपकी कट जाएगी, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। यानी आपका वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, आपका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर इनटू हाइट के, ये होगा, यही होगा भाई। चलो फिर आगे, यानी आपका आयतन होता है रेडियस के स्क्वायर इनटू हाइट के मल्टीप्लाई के। क्लियर। चलो, एक बेलन की त्रिज्या में 120% की वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, और इसकी हाइट में 40% की कमी होती है, तो इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब क्या करना है, हमें लिखना है रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट, क्या निकल के आ जाएगा आपका, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। रेडियस में वृद्धि हुई कितने की, 120% की। 120% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 20 छिका 120, 20 पंजे 100, क्योंकि इसके नीचे 100 होता है, तो 20 छिका 120, 20 पंजे 100। यानी पहले अगर आपकी रेडियस 5 थी, 5 का 120% कितना होता है 6, 6 बड़े कितनी होगी 11, यानी पहले अगर आपकी रेडियस 5 थी, 6 बड़े कितना होगी 11, और हमें क्या चाहिए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर यहां लगा लो स्क्वायर, चलो स्क्वायर यहां लगा लेता हूं। हाइट में क्या हुआ, हाइट में हुई 40% की कमी, यानी 40% की डिक्रीज होगी हाइट में। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी 2/5, 2/5। यानी पहले अगर आपकी हाइट 5 थी, 5 का 40%, 2 कम हुआ, कितना हुआ 5 से हो गई आपकी 3, 2 कम हो गए 5 से, कितनी हो गई 3, ये हुआ भाई, ये हो गया। अब आप मुझे बताओ, मुझे करनी है रेडियस के स्क्वायर की हाइट में गुणा, तो क्या आ जाएगा मेरा, आपका आयतन आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 पंजे कितना होता है 125 रेशियो। 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, 3 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 363, 121 गुणा 3 कितना होता है 363।
क्लियर है बात? आई बात समझ में? अब मैं यहां से आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। अब यहां चाहिए मुझे, अगर मैं यहां 100 बना लूं, अगर मैं यहां 100 बना लेता हूं तो आसानी हो जाएगी। मैं आपको बोल दूं कि कोई चीज 100 से 120 होगी तो आप सीधा सीधा बता दो कि सर 20% की इंक्रीज हुई। कितना? 20% का इंक्रीज हुआ। तो मुझे इधर 100 बनाना है। जब भी 125 वैल्यू आए तो आपको 100 कैसे बनाएंगे, मैं आपको इसका मेथड सिखाऊंगा। देखो, इधर है 125 और उधर है 363, ये दिया है। आप 125 की अगर आप 0.8 में मल्टीप्लाई करो, किसमें? 0.8 में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका? आपका आएगा 100। चाहे आप करके देख लो। 0.8 है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करूंगा? नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा आपका, ये हट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 से काटूंगा क्या? 25 पंजे 125, 2 चौक कितना आ गया? 8, 25 चौक कितना आ गया? 100 आ जाएगा, आ जाएगा। यदि मैं इस पूरे कोष्ट में 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं इस पूरे कोष्ट में 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका कितना आ जाएगा? 100। इधर आपका हो जाएगा कितना? 100। बस आपको ये देखना है कि इधर कितना हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स बताऊंगा। 363 की जब आप 0.8 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? यहां पे होता है, इससे मैं खोल के क्या लिख सकता हूं? 300 प्लस 60 और प्लस क्या लिख सकता हूं? 3 लिख सकता हूं भाई। अब भी तो 363 ही है, 360 और 3, 363 हो गया। मल्टीप्लाई में 0.8। अब आप देखो 300 की जब आप 0.8 में गुणा करोगे, ये काम आपका एक स्टेप का है, सिर्फ अभी खोल के बता रहा हूं। 300 की जब आप पॉइंट में मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट से एक जीरो खत्म होती है। 3 अठे कितना बचता है? 240, 3 अठे 24, यहां आ गया आपका 240। फिर जब आप 60 की 0.8 में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 60 गुणा 0.8, पॉइंट से एक जीरो हटती है, कितना आएगा? 48। कितना आ गया आपका? 48। कितना? 48, 48 आ गया। प्लस 0.8 की जब आप किस में करोगे? 3 में, तो कितना आएगा? 8 3 24 यानी 2.4, यही आएगा। कितना? 2.4। यहां तक किसी मेरे दोस्त को, कोई भाई को कोई दिक्कत है तो बताओ। 240 में जब मैं 48 जोड़ू कितना आएगा? 288। 288 में 2.4 जोड़ू कितना आएगा? 290.4। कितना आ जाएगा? 290.4। यानी पहले कोई वैल्यू 100 थी, अब कितना होगी? 290.4 होगी। तो कितना बढ़ गई? आप बोलोगे सर 190.4% की वृद्धि हो गई। ये बात आपको समझ में आई? ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन समझना आपको किसे है? इस बात को। इस बात को हमेशा खोल के लिखना है कि 363 लिखा हुआ है, 300 प्लस 60 प्लस 3। 300 की जब आप 8 में करोगे, पॉइंट को भूल जाओ, 3 अठे 2400 यानी 2400 आएगा। और एक पॉइंट से एक जीरो खत्म हो जाती है। 2400 आना था लेकिन एक पॉइंट से एक जीरो खत्म हो, कितना आ गया? 240। मन में करना है। यहां पे लिखा है 60, 60 की 0.8 में करेंगे, पॉइंट को भूल जाओ, 6 अठे 48, कितना आना चाहिए था? 480, लेकिन एक पॉइंट था, कितना आएगा? 48। 3 की जब आप 8 में करोगे, पॉइंट को भूल जाओ, कितना आना चाहिए था? 24, लेकिन एक पॉइंट है तो कहां आएगा? 2.4। ऐसे आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, आपका क्वेश्चन यहां पे हो गया क्या कि 0.8 से मल्टीप्लाई करी तो इधर क्या बन जाएगा? 100 और इधर कितना आ जाएगा? 290.4। तो कितने की वृद्धि हुई 100 पे? 190 की। सीधा सीधा आप निकाल दोगे सर 190.4% की वृद्धि हुई। यानी ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। यहां पे गलत टाइप हो गया है, 190 होना चाहिए, 190.4। क्लियर हुआ? आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 42। चलो करके बताओ। अब आ गया आपके सामने गोलाकार गुब्बारा यानी गोला। तो गोला क्या होता है? यानी स्फीयर। गोला, गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई r³। ये होता है, यही होता है भाई। आपको पता है 4/3 की वैल्यू फिक्स है, पाई की भी वैल्यू फिक्स है, तो ये क्या है? आपकी कांस्टेंट वैल्यू। और जब भी हमें परसेंटेज में चाहिए, रेशियो में चाहिए, तो हमें कांस्टेंट वैल्यू कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ये बार बार रेशियो में आने के बाद कट जाती है।
तो बेसिकली वॉल्यूम किस पे डिपेंड होगा, सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के क्यूब के, किसके, रेडियस के क्यूब पे। अब आप रेडियस देख लो बस क्या है, एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या उसमें वायु भरकर धकेल कर या भरकर 3.5 से कितना होगी 4.9, मूल गुब्बारे के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। यानी पहले आपकी रेडियस, अगर यहाँ पे रेडियस का रेशियो ले लेता हूं, यानी पहले अगर आपकी रेडियस कितना थी 3.5 बढ़ के कितनी होगी 4.9, कितना रेशियो आया इसका 7×35 7×7 ये आ गया। यानी पहले अगर आपकी रेडियस 5 थी, अब बढ़ के कितनी होगी 7। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन होता है रेडियस का क्यूब, यानी 5 का क्यूब कितना हो गया 125 और 7 का क्यूब कितना हो गया 343। मैंने आपको बोला था कि आपको 30 तक स्क्वायर, 40 तक स्क्वायर, 30 तक के क्यूब और 40 से 50 तक के पहाड़े याद होने बहुत जरूरी है, यानी टेबल से याद होने बहुत जरूरी है। आप जितने तक आसानी से याद कर लोगे आपकी कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाएगी। आई बात समझ में। फिर से मेरे सामने आ गया यहाँ पे क्या 125, तो इधर मैं 100 बना लूंगा। कैसे, इधर 0.8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, इधर आपने 0.8 से मल्टीप्लाई करी तो इधर क्या आ जाएगा 100, यहां पे होगी तो यहां पे भी होगी, यहां बन गया आपका 100 नो डाउट। अब आपको करनी है किसमें 343 में। मैंने आपको खोल के मेथड बताया कि 300 है, ये 300 प्लस 40 प्लस 3, 300 की 0.8 में करूंगा कितना आएगा 240 आ गया। फिर 0.8 की 40 में करूंगा 4 32 32 आ गया। 240 और 32 कितना हो गया 272 और 8 की इसमें करूंगा 3 में तो 2.4, 272 यानी 2.4 कितना हो गया 274.4, कितना 274.4। यानी पहले आपका वॉल्यूम 100 था, अब बढ़ के इतना हो गया, कितना बढ़ गया 174.4, 174.4%। कौन सा ऑप्शन होगा 174.4, ऑप्शन नंबर डी। कैसे मल्टीप्लाई हुई इसकी देख लो एक बार। मैंने करी है आपके सामने किससे 343 की 0.8 में ये करी है। 343 को मैं क्या क्या लिख सकता हूं 300 प्लस 40 प्लस कितना 3, ये लिख लूंगा भाई। आगे क्या है 0.8 ये लिखा है मेरे सामने। तो जब मैं 300 की 0.8 में गुना करूंगा कितना आएगा, आप साइड में कर लो 300 गुना 0.8, एक पॉइंट से आपको पता है एक जीरो कट जाती है तो कितना बचा 3 × 24 यानी 240, ये बचा। 40 की 0.8 में होगी 40 गुना 0.8, एक पॉइंट से आपकी एक जीरो साइड वाली खत्म होती है तो कितना आ गया 4 × 32, ये आ गया 32 आ गया। प्लस 8 की 3 में करेंगे तो 8 × 24, लेकिन एक पॉइंट है तो कहां जाएगा यहाँ पे जोड़ लो 240 और 32 272 और 274 और बाद में 0.4 है तो 0.4 ऐसे ही लिख लेंगे। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं किसी दिन आपके लिए कैलकुलेशन की एक प्रॉपर क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे मजबूत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर यानी गोले के आयतन इज इंक्रीज बाय 119.7%। गोले के आयतन में 119.7% की क्या होती है वृद्धि होती है। तो गोले के टीएसए में परिवर्तन क्या होगा। गोले का टीएसए क्या होता है, मैंने आपको गोले का यानी स्फीयर का आयतन बता दिया। गोले का आयतन यानी स्फीयर का आयतन, गोले का आयतन होता है क्या, या गोले का आयतन सीधा डिपेंड करता है किस पे रेडियस के क्यूब पे, किस पे रेडियस के क्यूब पे ये करता है। अब मुझे चाहिए टीएसए। टीएसए क्या होता है इसका, यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ। तो टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है 4πr² पे, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन 4π तो कांस्टेंट वैल्यू है, 4π तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो हम लेंगे नहीं। तो हमारा टीएसए बेसिकली किस पे डिपेंड हो गया, हमारा टीएसए डिपेंड हो गया हमारे रेडियस के स्क्वायर पे, रेडियस के स्क्वायर पे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में रेडियस चाहिएगी और रेडियस के बाद हमें उसका स्क्वायर करना होगा और फिर देखना होगा कि उसमें हमारा कितना चेंजेस आए हैं। चलो आगे बताऊं क्वेश्चन को, समझो। गोले की त्रिज्या बढ़ा दी जाती है तो उसका आयतन कितना बढ़ गया, इतना। यहां पे लिख लेता हूं वॉल्यूम, यानी पहले वॉल्यूम अगर 100 था, बढ़े कितना हो गया 119 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 219.7% बढ़ जाएगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है,
जब उसमें 119.7% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी, 219.7%। अब इस पॉइंट का क्या करते हैं, इस पॉइंट का या तो नीचे आप 0 लगा लो, पॉइंट हट जाएगा, एक तरीका तो ये है, लेकिन ये देश यहां आ जाएगा, ऐसे करो, या फिर कैसे करोगे, एक तरीका आपको बता देता हूं कि जब भी इधर पॉइंट हो और ये पॉइंट हमें हटाना, तो इधर एक 0 लगा दो, आपका पॉइंट हट जाएगा, हट गया आपका पॉइंट। अब ये पॉइंट आपका हट गया 2197, ये लिखा हुआ है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगी, आपको पता है वॉल्यूम होता है रेडियस का क्यूब, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकाल दूं, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकाल दूं तो रेडियस आ जाएगी। 1000 किसका क्यूब रूट होता है, 10 का, और 2197 होता है आपका 13 का, 14 क्या होता है 2744, 15 क्या होता है 3375। तो आपको क्यूब रूट भी याद होने जरूरी है। आपकी रेडियस आ गई 10 से कितनी 13, आपको क्या चाहिए टीएस यानी रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर अगर मैं यही कर दूं तो चेंजेस आ जाएगा मेरा, रेडियस थी 10 यानी इसका स्क्वायर कितना 100, इसका स्क्वायर कितना 169, यानी टीएस से पहले आपका 100 था, अब आपका टीएस से कितना हो गया 169, कितने की वृद्धि 69% की, 100 पे वृद्धि हुई है तो डायरेक्ट आ जाएगा, यानी आपके टीएसए में 69% की वृद्धि आ जाएगी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, क्लियर है ये बात, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 43% व्हेन इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय कितने से 15:5/13%, व्हेन फाइंड द चेंज ऑफ सीएसए। किसका सीएसए, सिलेंडर का। अब आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, और सिलेंडर का आयतन मैंने आपको बता दिया है, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है भाई। मुझे चाहिए सिलेंडर का सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया, सीएसए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है वो होता है आपका 2πRh, ये होता है। यानी आपका कर्व सरफेस एरिया सीधा किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस इनटू हाइट पे, क्योंकि 2π आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, 2 का मान भी नहीं बदलेगा, और पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, वो भी आपका चेंज नहीं होगा। हमें क्या दिया है, सिलेंडर की हाइट में इतने की वृद्धि, यहां पे लिखा है 15 से 5/13, कम करने पर उसका आयतन 43% बढ़ जाता है, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में क्या चेंजेज होंगे। हमें दिया है क्या, हाइट दी है और हमें सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है, तो क्या निकल जाएगा यहां से रेडियस, रेडियस का स्क्वायर कैसे निकलेगा, वॉल्यूम को जब मैं हाइट से, वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग दे दूंगा, वॉल्यूम बढ़ गया आपका 43%, यानी पहले अगर वॉल्यूम आपका 100 था, बढ़ने के बाद कितना हो गया 143, ये हो गया। हाइट क्या थी आपकी, हाइट आपकी दी है आपको 15 से ही 5/13, 15 से ही 5/13, इसे सोल्व करेंगे क्या आएगा, 15 से ही 5/13, 13 गुणा 15 होता है आपका 195, कितना 195, 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 213, 200/13% है तो नीचे 100 ले लूंगा, तो कितना आ गया 2/13, 2/13, यानी पहले अगर आपकी हाइट 13 थी, क्या हुआ है यहां पे रिड्यूस यानी कम, यानी डिक्रीज हुआ है। पहले आपकी हाइट 13 थी, 13 का 15 से 5/13 कितना होता है 2, यानी पहले अगर आपकी हाइट 13 थी, 2 कम होगी, कितनी हो गई 11, ये हो गया। अब यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, जब मैं वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा। अब आप डिवाइड करो इसकी इधर इस कितना था यहां 143, और यहां पे था 13 में से 2 गया 11, ये था। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 की 100 में 11 गुणा 100 और 13 गुणा 143, ये होता है। 11 से मुझे पता है ये कटता है, 11 गुणा 13 होता है आपका 143, 11 कम 11 कितना बचा 3, 11 3 33, तो आपका रेडियस का स्क्वायर आ गया 100 से कितना 169, यानी आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यदि मैं अपनी रेडियस निकालू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर लेंगे
कितना, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगी, 10 से 11, 10 से 11 आ जाएगी। आई बात समझ में। लेकिन मेरा आंसर नहीं आया है, मुझे क्या चाहिए, CS से, और CS से मेरा क्या होता है, CS से होता है सर मेरा 2 पाई RH। कितना, 2 पाई RH। 2 पाई कांस्टेंट होता है, यानी R की अगर मैं H में गुणा कर दूं तो मेरा आ जाएगा। तो R मेरी पहले 10 थी, R मेरी पहले 10 थी, और हाइट मेरी पहले क्या थी, 13, तो 10 गुणा 13 ये आ जाएगा। दूसरा चेंज क्या आएगा, पहले रेडियस, बाद में रेडियस 11 हो गई, और बाद में आपकी हाइट कितनी हो गई, 13 में से 2 हो गया कितना, 11। यानी क्या आ गया भाई, क्या हुआ, ये रेडियस पहले आपकी 10 थी, और आपकी क्या थी भाई, रेडियस इंटू हाइट। कुछ तो दिक्कत है, रेडियस इंटू हाइट करना है, रेडियस इंटू हाइट करना है। पहले आपकी रेडियस 10 थी, आ, 10 गुणा 13, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती, मैं ये तो बोल रहा हूँ, ये 169 किसका होता है, 13 का, किसका, 13 का। यदि पहले आपकी रेडियस 10 थी और आपकी हाइट कितनी, 13, उसके बाद आपकी रेडियस कितनी होगी, 13, और आपकी हाइट कितनी हो गई, 13 में से 2 गया कितना, 11, ये हो गई। 13 से 13 डिवाइड हो गया, कट गया, कितना बचा, 10 से 11, कितने की चेंज हुआ, CS से में 10 से 11 हो गया, यानी 1 का चेंज कितने पे, 10 पे, तो कितना आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया कितना, 10%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C। आई बात समझ में। यहां पे हमसे गलती हुई थी क्या, 169 का स्क्वायर रूट हमने लिख दिया था 11, हो जाती है कभी कभी गलती, तो 169 का लिख दिया था 11, लेकिन होता है कितना, 13। चले आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और शायद इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, हाँ इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। करो, करके बताओ। चलो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, मैं आपको बताऊंगा क्या, मैं आपको नेक्स्ट टाइप का एक आध क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे बाकी कल। हमारा टाइप है एक्सपेंडिचर एंड सेविंग बेस्ड क्वेश्चन, यानी क्या, एक्सपेंडिचर बेस्ड, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, इनकम, इनकम एंड सेविंग बेस्ड क्वेश्चन, सेविंग बेस्ड क्वेश्चन। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है खर्च, आय और बचत। खर्च, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, इसका मतलब होता है आय, और सेविंग का मतलब होता है बचत। यदि आपकी आय, मैं आपको बोल दूं कि यदि आपकी सैलरी या आपकी इनकम, आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे लिख लेता हूं इनकम, यहां पे लिख लेता हूं एक्सपेंडिचर, और यहां पे लिख लेता हूं सेविंग। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपसे बोल दूं आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और आपकी सैलरी है कितनी, 50,000 रुपए। कितनी है दोस्तों, 50,000 रुपए, जो कि एक दिन होने वाली है, क्लियर है। और मैं आपसे बोल दूं कि 50,000 रुपए में से आपने पर मंथ 30,000 रुपए खर्च कर दिए। कितना, पर मंथ आपने 30,000 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने आपके पास, आप बोलोगे सर 50,000 रुपए सैलरी थी, 30,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए, तो मेरे पास बचेंगे कितने, मेरे पास बचेंगे 20,000 रुपए, यही बचेंगे भाई। तो क्या मतलब हुआ, यानी इनकम बराबर क्या होता है, अगर मैं एक्सपेंडिचर में सेविंग जोड़ दूं, 30 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 50। तो यहां से क्या फॉर्मूला निकल के आया कि इनकम बराबर आई बराबर एक्सपेंडिचर को ई प्लस एस, ये हो जाएगा। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनमें से मुझे कोई भी सिंगल चीज चाहिए होगी, यदि मैं सेविंग चाहिए होगी क्या होगा,
इनकम में से में ये एक्सपेंडिचर इधर आ जाएगा, घट जाएगा, तो क्या आ जाएगी, मेरी सेविंग आ जाएगी। मुझे चाहिएगा अगर एक्सपेंडिचर अगर चाहिए ये, तो इनकम में से मैं सेविंग घटा लूंगा। क्या घटा लूंगा, इनकम में से सेविंग घटा लूंगा। तो आपको जो चीज चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग घटाया जोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि इनकम बराबर आय बराबर होता है आपका खर्च प्लस बचत। क्लियर है? चलें अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 5:2। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम इज ही सेविंग। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात इतना है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का उसका रेशियो दिया है। कितना दिया है, 5:2 ये दिया है भाई। यदि उसकी इनकम 5 थी, उसका खर्च 2 था, तो उसकी बचत कितनी रही होगी, सेविंग। उसकी बचत रही होगी आपकी 3, ये रही होगी, क्योंकि खर्च और सेविंग को मिला के आपका क्या आना चाहिए, इनकम, ये आना चाहिए। हमसे पूछा है वह अपनी आय का कितना प्रतिशत सेव कर रहा है, कितना प्रतिशत बचा रहा है। कितना बचा रहे हो, अपनी आय का, आय थी उसकी 5, कितना बचा रहा है, 3, यानी 5 में से वो 3 बचा रहा है। तो हमसे पूछा परसेंटेज में, तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 कितना होता है, 3/5 होता है आपका 60%, यानी अपनी इनकम का कितना बचा रहा है, 60%। कितना, 60%। क्लियर हुई बात? आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसका व्यय कितना बढ़ जाता है, कितने परसेंट बढ़ जाता है। मोनिका स्पेंड्स 72% ऑफ हिज इनकम एंड इंक्रीज बाय, यदि इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 20%, यदि उसकी आय 20% बढ़ती है, एंड सेविंग इंक्रीज बाय 15% और उसकी बचत 15% बढ़ती है, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तब उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। आंसर आप बताइए 1 दशमलव तक सही। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये चीज बताई है। यहां पे लिख लेंगे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ऐसे लिख लेंगे आप। पहले आप, इसने बताया अपनी आय का 72% खर्च करती है। मैंने मान लिया उसकी आय 100 थी, 100 का 72 कितना, 72 होता है। 72 अगर उसने खर्च कर लिए तो बचे कितने उसके पास, आप बोलोगे सर 28, यही होगा मेरा भाई, 28 होगा। हमें दिया है यदि उसकी आय में कितने की वृद्धि, 20% की। 100 का 20% कितना होता है, 20 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा इसके बाद। फिर हमें दिया है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है। 28 का 15% कितना होता है, 28 का मुझे आप 15% निकाल के बताओ। 28 का 15%, क्या कोई मुंह से, बिल्कुल दिमाग से निकाल सकता है, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए कोई निकाल सकता है? कैसे निकलेगा बिना पेन उठाए? ये होता है 10 + 5%। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है 28 गुणा 10 + 5%, ये होता है 10% + 5%। 28 का जब मैं 10% करूंगा कितना आता है, 2.8, और मुझे चाहिए 5%। यदि 10% 2.8 है, एक बात बताओ, यदि 10% 2.8 है तो 5% कितना होगा, 10% का आधा होता है, इधर भी आधा हो जाएगा, कितना, 1.4, यानी 15% आपका आ गया कितना, 28 में 14 जोड़ूंगा कितना, 42, यानी 4.2। तो आपकी सेविंग में कितने की वृद्धि हुई, 4.2 की। आपकी सेविंग अब होगी 32.2, ये हो गया। अब आप मुझे बताओ, आपकी इनकम 120 है और आपकी बचत अब इतनी है, तो आपका खर्च कितना रहा होगा। इनकम में से मैं अगर सेविंग घटा दूं तो मेरा खर्च आ जाएगा, तो 120 में से 32.2 घटा लो, घटाओ भाई। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 3 गया 8, ये आ जाएगा 87.8। कितना, 87.8। ये मैं आपको लॉन्ग मेथड से बता रहा हूं, 87.8। हमसे पूछा है उसका व्यय कितना बढ़ जाता है। उसका व्यय पहले 72 था, अब 87.8 होगा, कितना बढ़ गया, 72 और 15 87, यानी 15.8 बढ़ गया।
कितने पे? 15.8 आपका बढ़ गया कितने पे? 72 पे। तो 100 पे कितना? कैलकुलेट कर लोगे। एक जीरो से ये पॉइंट खत्म हो गया। अगर मैं 2 से काटूं तो कितना आ गया? 36। 2 से काट दूं तो कितना आ गया? 5। और 2 से काट लेता हूं, कितना आ गया? 18। 2 से काटूंगा, 2 से तो 14, 2 नम 18, ये आ जाएगा, यानी 79 आ जाएगा ऊपर। 79 की 5 में मल्टीप्लाई करूं कितना? 5 नम 45 और 5 से तो 35 और 4 39, यानी 395 बटे में क्या है? 18। 18 से डिवाइड करूंगा इसे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 बचेगा यानी 35, 35 बचेगा, 18 का 18, यानी आपका आंसर आएगा 21 पॉइंट समथिंग, 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी। ये था आपका इसी में लॉन्ग मेथड, इसी में ही लॉन्ग मेथड। ये क्वेश्चन आपको कई तरीके से हो सकता है, लेकिन इसी में मैं आपको यहीं पे थोड़ा शॉर्ट बता देता हूं। कैसे? देखो, आपको सीधा ये फाइनल वैल्यू नहीं लिखनी है, इसमें ये फाइनल वैल्यू आपको नहीं लिखनी है। तो क्या लिखेंगे फिर? आप सीधा सीधा जितने का इंक्रीज हुआ आप इतना ही लिखेंगे और आप उसी में ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे? समझो, हमें दिया है अपनी आय का 72% खर्च करती है। 100 उसकी आय थी, 72 उसने खर्च कर दिया, कितना बचा? 28 बचा। उसकी आय में 20% की वृद्धि, यानी कितने की वृद्धि होगी? 20 की। कितने की? 20 की वृद्धि है, तो मैं प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसकी सेविंग में, बचत में 15% की वृद्धि हुई। 15% कितना निकाला था वृद्धि करके? 4.2। 4.2। जैसे यहां पे ये बराबर हो रहा था ना, इसका और इसका योग मिला के 100 हो रहा था, ऐसे ही यहां पे भी खर्च का इसका और इसका योग मिला के 20 होना चाहिए। तो 20 में से जब मैं 4 पॉइंट घटाऊंगा कितना आएगा मेरा? मेरा आ जाएगा सर 15.8। ये आया था, देख लो, इसे जोड़ के और इसे जोड़ के ये आना चाहिए। तो मेरे खर्च में कितने की वृद्धि हुई? 15.8 की। कितने पे? 72 पे। तो 100 पे कितना? 100 पे कितना? आपको पूरी पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जैसे पहले यहां लिखा था 120, यहां लिखा था 87.8, ऐसे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो हमारा आंसर क्या आया था? 21.9। आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो। आगे समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करेंगे। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 20। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई और बचत में 10% की कमी हुई, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? समझो, यहां पे लिखेंगे इनकम, यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर और यहां पे लिख लेंगे क्या? सेविंग, क्योंकि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसने बताया है हमें कि 80% खर्च करती है। यदि उसकी इनकम 100 थी, वो 80 खर्च करती है, बचाते कितना है? 20 बचाएगी। आपके पास 100 रुपए थे, आपने 80 खर्च कर दिए, तो आपने बचाए कितने? 20 बचा लिए। उसकी आय में 12 की वृद्धि हुई, यानी 100% में जब आप 12 की वृद्धि करोगे, कितने की वृद्धि होगी? 12 की। और उसकी बचत में 10% की क्या हुई इस बार? कमी। बचत थी उसकी 20, 20 का 10% कितना होता है? आप बोलोगे सर 2, क्योंकि एक जीरो से ये कट गया, परसेंटेज खत्म हो गया। कितनी कमी? 2 की। तो यहां पे हम कमी लिखेंगे, 2 की कमी हो तो माइनस का चिन्ह लगाऊंगा मैं। किसका चिन्ह? माइनस का। कमी है तो माइनस का, वृद्धि है तो प्लस का। अब मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई है, यदि 100 बराबर 80 प्लस 20 मिला के 100 हो रहा है, तो इसे और इसे मिला के 12 आना चाहिए प्लस का। तो यहां क्या कर दूं मैं? अगर मैं यहां प्लस का 14 कर दूं, तो 14 में से 2 जाके कितना बचेगा? 12। यानी हमारे खर्च में 14 की वृद्धि हुई है। कितने की? 14 की। 14 की वृद्धि हुई कितने पे? 80 पे। तो 100 पे कितना? कैलकुलेट कर लो। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो 14 पंजे 70, 70 बटे 4 यानी 35 बटे 2 कितना हो जाएगा? इसे डिवाइड कर लेंगे और 35 बटे 2 होता है आपका 17.5%। 17.5%, यानी आपकी बचत में, आपके व्यय में, एक्सपेंडिचर में 17.5% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है बात? क्लियर है मेरे दोस्तों? तो आपके क्वेश्चन मैंने करा दिए कितने? 48। अभी आपकी 1 से 2 क्लासेस और होंगी, उसके बाद ही आपका चैप्टर समाप्त होगा। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद हम करेंगे अपना चैप्टर रेशियो।
क्लियर है? तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।